गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में जहाँ तक हमने बात किया था उससे आगे आज बात करते हैं। ध्यान से देखो, उससे आगे आज बात करते हैं। पिछले क्लास में हमने एक ऐसा डीएनए ड्रॉ करने का कोशिश किया था और कुछ समझाने का कोशिश किया था। क्या समझाने का कोशिश किया था? ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं। एक सेकेंड रुको, यहाँ देखो, ये एक डीएनए है। डीएनए में हम यहाँ नाइट्रोजिनस बेस लिख रहे हैं, AGA, अपने मन से CT। यहाँ क्या लिखेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट्री। बोले थे ना कि डीएनए का दोनों स्टैंड जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री या एंटी पैरेलल, दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि A हमेशा T से पेयर करेगा और G हमेशा C से पेयर करेगा। ऐसा है क्या? ऐसा है। और दोनों स्टैंड डीएनए में दो स्टैंड होते हैं और दोनों स्टैंड पैरेलल होते हैं कि एंटी पैरेलल होते हैं? एंटी पैरेलल। एक 5 से 3 ऊपर से नीचे चलता है तो दूसरा 5 से 3 नीचे से ऊपर चलता है ना। ठीक है, तो एंटी पैरेलल होते हैं दोनों स्टैंड। बोलो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, यहाँ T, यहाँ क्या C, यहाँ क्या T, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा G, और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा A आ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ फिर से ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। अच्छा, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो, इसको फर्स्ट स्टैंड बोले और इसको सेकंड स्टैंड बोले। अच्छा, ये जो स्टैंड है इसमें क्या क्या छुपा हुआ है? ये बैकबोन जो है इसमें क्या क्या छुपा हुआ है बताओ? शुगर और फॉस्फेट। इसमें भी क्या छुपा हुआ है? शुगर और फॉस्फेट। और इन दोनों के बीच का लेंथ कितना बताया गया था? 20 डायमीटर, जिसको 20 एंगस्ट्रॉम। कितना बताया गया था? 20 एंगस्ट्रॉम। अब मेरी बात सुन, जरा इस डीएनए में इस सिंगल स्टैंड, एक स्टैंड में तुम AG/CT काउंट करो, C+T काउंट करो, AG/CT काउंट करो। इसमें AG कितना है? एक A, 2 A है क्या? G कितने हैं? एक G है। ठीक है, आ गया। C कितने हैं? इसमें एक स्टैंड में काउंट कर रहे हैं, सिंगल स्टैंड, सिर्फ एक स्टैंड में। G कितने हैं? सॉरी, C कितने हैं? एक C है। और T कितने हैं? T एक है। हाँ, T एक है। तो कितना आ गया बेटा? 3/2 आ गया। यहाँ 3/2। जरा सेकंड स्टैंड में A+G/C+T काउंट करो, प्यूरिन बाय पैरामिडिन का रेशियो काउंट करो। कितना आना है? यहाँ देखो, यहाँ G A कितने हैं? एक A है। G कितना है? एक है G, डिवाइडेड बाय C कितना है? C एक है। और T कितना है? T 2 होगा, T 2 है। कितना आ गया बेटा? 2/3। क्या ये रेशियो पलट गया? जी हाँ, ये रेशियो इन्वर्स हो गया। तो AT/GC का रेशियो, AG/CT का रेशियो दोनों स्टैंड में यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू पलट जाता है। याद रखिएगा, ये वैल्यू क्या होता है? पलट जाता है। अब कहोगे क्यों पलट जाता है? सुनो इधर, यदि यहाँ A है तो यहाँ क्या आएगा? T। यहाँ C है तो क्या आएगा? यहाँ G। उल्टा हो जा रहा है ना, उलट जा रहा है। इसीलिए ये वैल्यू हमेशा इधर जाने पर क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू पलट जाएगा। मगर जरा इस स्टैंड में तुम काउंट करो, A+T बाय G+C का वैल्यू काउंट करो। A+T/G+C का वैल्यू काउंट करो। बोलो A+T कितना है? A कितना है? 2। T कितने हैं? T इसमें एक है, डिवाइडेड बाय, इसमें बोलो G कितना है? तो G एक है, एक प्लस C कितने हैं? C एक है। कितना आ गया? ये वैल्यू भी आया 3/2 आ रहा है। ये हो गया 2, T हो गया इसमें एक, G कितने हैं? G एक स्टैंड में एक है, C कितना है? एक है। तो 3/2। जरा यहां पर काउंट करो, A+T/G+C काउंट करो। तो क्या ये प्यूरिन और पैरामिडिन का रेशियो है? नहीं बाबा, हम A+T/G+C का रेशियो निकाल रहे हैं। जरा निकालो। यहाँ A कितने हैं? यहां पर A एक है, T कितना है? 2 है, डिवाइडेड बाय G कितना है? G कितना है? एक है। और ये C भी कितना है? एक है। तो कितने हो गए? ये भी 3/2। तो याद रखना, AG/CT प्यूरिन और पैरामिडिन का रेशियो पलट जाता है, मगर A+T और G+C का वैल्यू क्या रहता है बेटा?
एकदम सेम, एग्जैक्ट सेम रहता है। ए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए प्लस टी, हम इस पर क्या देख रहे हैं, ए और टी का रेशियो, और इधर क्या देख रहे हैं, जी प्लस सी का रेशियो। ठीक है, क्या ये प्यूरिन और पैरामिडिन का? नहीं, ए प्लस टी और जी प्लस सी का वैल्यू सेम रहता है, जबकि प्यूरिन और पैरामिडिन का वैल्यू पलट जाता है। क्यों पलटता है? क्योंकि जितना इधर ए होगा उतना ही इधर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, ए की जगह टी आ जाएगा और जी की जगह सी, तो वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना, इसलिए ये वैल्यू पलट जाता है, इन्वर्स हो जाता है, जबकि ए बाई जी सी का रेशियो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ये दोनों बात, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, जबकि ए प्लस टी बाई जी प्लस सी का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये वैल्यू आप समझ लीजिए। ठीक है, ये वैल्यू समझ लीजिए। जैसे आपको एक क्वेश्चन है, ये बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनिए क्या क्वेश्चन आया था कि इन वन स्टैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्वेश्चन था कि इन वन स्टैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहता है द रेशियो ऑफ, ये बहुत पहले आया था, द रेशियो ऑफ ए प्लस जी बाई सी प्लस टी, प्यूरिन और पैरामिडिन का रेशियो 1.4, फाइंड सिमिलर रेशियो इन अदर स्टैंड, दूसरे स्टैंड में निकालो तो क्या होगा वैल्यू, दूसरे स्टैंड में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए जी बाई सी टी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए जी बाई सी टी का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, पलट जाएगा। मतलब अब हम क्या लिखेंगे, 1/1.4 मतलब कितना, 10/14, मतलब इस वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ गया, 0.7। ये बहुत पहले क्वेश्चन आया था बेटे, ये बहुत पहले क्वेश्चन आया था और आज भी ये क्वेश्चन इंटैक्ट है। हमने ये बताया कि प्यूरिन और पैरामिडिन का रेशियो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये हमेशा कांस्टेंट क्यों रहा, ये हमेशा इधर भी एक स्टैंड में जितना रहा उतना ही क्यों रहा। ऐसा इसलिए रहा, ध्यान से सुनना, ऐसा इसलिए रहा क्योंकि ए और टी का वैल्यू, ए और टी और जी और सी, जितना इस स्टैंड में ए और टी और जी और सी होंगे उतना ही इसमें क्या होगा, जी और मतलब जितना इसमें ए और टी होंगे उतना ही दूसरे स्टैंड में क्या रहेगा, जी और सी का वैल्यू रहेगा। ये दोनों का वैल्यू, ये दोनों का जो रेशियो रहेगा, ये दोनों स्टैंड में क्या रहता है, कांस्टेंट। ये वैल्यू नहीं बदलता, जबकि ये वैल्यू इन्वर्स हो जाता है। याद रहेगा। अब मेरी बात सुनो, एक टर्म होता है, इसी को बेस रेशियो बोलते हैं। एक टर्म होता है बेटा बेस रेशियो। क्या होता है बेस रेशियो, तो जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए प्लस टी बाई जी प्लस सी को ही क्या कहा जाता है, बेस रेशियो। और ये किसी भी स्पीसीज में हमेशा कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कोई भी स्पीसीज में हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। जैसे मान लो हमने ई कोलाई का बहुत सारा सेल निकाला, ई कोलाई का डीएनए निकाला, कोई भी ई कोलाई का डीएनए निकाले, ई कोलाई में डीएनए होता है, डीएनए निकाले और इसका जब बेस रेशियो कैलकुलेट किए तो मान लेते हैं ये 1.4 आया, तो दूसरे भी ई कोलाई में देखेंगे तो क्या आएगा, 1.4 ही आएगा। तीसरे में भी देखेंगे तो 1.4 ही आएगा। क्यों आएगा, ऐसा इसलिए आएगा क्योंकि सब में एक ही प्रकार का डीएनए है, दूसरा डीएनए नहीं है। इसीलिए ए प्लस टी ये अलग चीज है बेटा, ये चार्गेफ रूल नहीं है। चार्गेफ रूल रहता तो ए प्लस जी बाई सी प्लस टी रहता। बेस रेशियो है ये, ए प्लस टी बाई जी प्लस सी, इसको क्या कहते हैं, बेस रेशियो। क्या कहते हैं, बेस रेशियो। और बेस रेशियो हमेशा स्पीसीज में क्या बना रहता है, कांस्टेंट। जैसे ई कोलाई में हम, उसी तरह मान लो हम ह्यूमन को लेके आए, ह्यूमन के सेल के न्यूक्लियस से हमने क्या निकाला, डीएनए निकाला। ह्यूमन के न्यूक्लियस से हमने डीएनए निकाला और देखा, मान लेते हैं इनका बेस रेशियो कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किए होंगे, ए प्लस टी बाई जी प्लस सी कैलकुलेट किए तो ये 1.5 आ गया। मान लेते हैं ऐसा आ गया, ये 1.5 आ गया। तो हर में कितना आएगा, हर में 1.5 आएगा। हम में भी उतना, तुम में भी उतना, सब में कैलकुलेट करोगे तो 1.5 आएगा। इसमें कोई अपवाद नहीं है, सब में कैलकुलेट करोगे तो 1.5 ही आता है, कभी भी इधर उधर नहीं जाता। समझ में आ गया, ऐसा क्यों होता है, समझ में आया। इसी को कहते हैं बेस रेशियो। कौन सा रेशियो, बेस रेशियो। तो ए प्लस टी बाई जी प्लस सी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्पीसीज टू स्पीसीज कांस्टेंट रहता है, कभी वेरी नहीं करता। समझ में आ गया।
अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो हम किसी भी डीएनए का एटी और जीसी कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल एटी जीसी कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल। जैसे मान लो हमने एक डीएनए बनाया, यहां लिया ए लेते हैं TTCG, ये ले लिया, मान लेते हैं ये ले लिया। बताओ इसके सामने क्या आएगा? TTAA, क्या आ जाएगा बेटा? G और C। सबको पेयर कर दो, इसको डबल बॉन्ड से, इसको डबल बॉन्ड से, इसको भी डबल बॉन्ड से, इसको भी डबल बॉन्ड से, इसको ट्रिपल बॉन्ड से और इसको ट्रिपल बॉन्ड से। बताओ यहां निकालो A+T/G+C, A+T, हम बेस रेशियो निकाल रहे हैं, मगर तुम देखो इसमें बताओ A+T कितने हैं पूरे में बोलो। A कितना है पूरे में बोल रहे हैं? 1 2 3, 2 A है, 2 1 2 3 4, 4 A है, 4 A प्लस कितने हैं? 4 A हैं, 4 A हैं, 4 A है। टोटल में कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल 1 2 3 4, 4 A है, 2 इधर होगा तो 2 इधर होगा, T इधर 2 है तो 2 होगा, तो कितना हो गया? 4 ये है। और बताओ C कितना है? C इधर 1 है तो इधर भी 1 होगा, G इधर 1 है तो इधर भी 1 होगा, तो C और G कितना हो गया? ये बताओ, G और C, ये हो गया 2 और ये भी हो गया 2, कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 8/4, मतलब ये 2 आ गया, लगभग 2 आ गया। इसका मतलब 2 आने का मतलब नोमिनेटर कम है और नोमिनेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है। ऐसा डीएनए जिसमें एटी ज्यादा होता है, मतलब A+T का वैल्यू G+C से ज्यादा हो जाए, ऐसे के केस में बेस रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा आता है। क्या आता है? बेस रेशियो ज्यादा आता है। और ऐसे डीएनए को हम कहते हैं एटी रिच डीएनए। क्या बोलते हैं? एटी रिच डीएनए। तो एटी रिच डीएनए वो डीएनए है जिसमें बेस रेशियो का वैल्यू 1 से ज्यादा आता है। कब आएगा? जब एटी की मात्रा किससे ज्यादा हो जाएगी? जीसी से ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया? एटी की मात्रा जीसी से ज्यादा हो जाएगी। मान लो इसी डीएनए में हमने क्या किया, एटी यहां ले लिया, जीसी यहां ले लिया, सीजी एटी, ये लेते चले गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें कैलकुलेट करो A+T/G+C को कैलकुलेट करो। A कितना है? 1 2 3, तो इधर A हो गया 3, तो जितना A होगा उतना ही T होगा, ये भी 3 डिवाइडेड बाय G कितना है? G कैलकुलेट कर, G या C कैलकुलेट करो। 1 G है तो 1 G इधर हो गया तो 1 G इधर हो गया, 2 G, और इधर 1 C हो गया तो इधर भी 1 C, कितना? 2। ज्यादा कम हो गया क्या? नहीं, ठीक है, तो 1 2, हाँ और कर देते हैं इसको यहां भी GC कर देते हैं, GC, और यहां भी कर देते हैं GC। बताओ GC कितने हो गए? जल्दी बोलो, GC कितने हो गए? GC हो गए 1 1 2 3 हो गया G, 1 2 3 4, 4 G हो गए, 4 G हो गया। और C कितने हो गए? 1 2 इधर है तो 2 1 3 और 1 4, ये भी 4 हो गए। कितने हो गए? 6/8, मतलब ये 6/8 मतलब कितना 3/4, कितना आ गया? ये लगभग 3/4 आ गया। इसका मतलब 3/4 मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है, नोमिनेटर कम है, मतलब ये वैल्यू 1 से कम आएगा, ये वैल्यू 1। अब बच्चों आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया। तो ऐसा डीएनए जिसमें जीसी ज्यादा होगा, किससे? एटी से। जीसी ज्यादा है किससे बेटा? एटी से। ऐसा जिसमें जीटी ज्यादा है किससे? बताओ, ऐसा जिसमें जीटी ज्यादा है किससे बेटा? जिसमें जीटी ज्यादा है, जीसी ज्यादा है किससे? एटी से। वैसे का बेस रेशियो हमेशा क्या होगा? 1 से कम आएगा। तो हमारे पास 2 कंक्लूजन आया, या तो बेस रेशियो 1 से ज्यादा है, ये कब है? जब एटी रिच है डीएनए। कैसा रिच है? एटी, मतलब ए और टी की मात्रा ज्यादा है, एडेनिन और थाइमिन की ज्यादा है। और 1 से कम आया जब डीएनए जीसी रिच है।
ऐसा डीएनए किसमें पाया जाता है? हमारा डीएनए, यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है, यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो कैसा डीएनए होता है? वो यूकैरियोटिक डीएनए हमेशा एटी रिच होता है। और जीसी रिच कौन सा होता है? जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो जीसी रिच होता है। यह बात समझ में आ गई? हमारा डीएनए एटी रिच है, जबकि प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा है? जीसी रिच है। यह बात आपको कान खोल के समझना होगा। ठीक है, ठीक है। बेस रेशियो समझे? बेस रेशियो और चारगेफ रूल अलग अलग चीज है, मिला मत दीजिएगा। ठीक है, चारगेफ रूल में क्या होता है? फिर से हम बोल रहे हैं, चारगेफ रूल में होगा a बाई जी, a प्लस जी बाय सी प्लस टी, इसका वैल्यू 1 आएगा। यह है चारगेफ रूल। और बेस रेशियो क्या है? एडिनिन प्लस थाइमिन बाय साइटोसिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू कांस्टेंट, इसको बोलते हैं बेस रेशियो और इसको बोलते हैं चारगेफ रूल। ठीक है, इसको बोलते हैं चारगेफ रूल और इसको बेस रेशियो। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब भूलिएगा तो इसका जिम्मेदार आप हैं। अब मेरी बात समझिए, अब मेरी बात समझिए। अब जो बात हम बता रहे हैं, एक टर्म होता है डीनेचरेशन, रीनेचरेशन और मेल्टिंग ऑफ डीएनए। 3 टर्म है। क्या क्या टर्म आपको जिंदगी में मिलेंगे? एक मिलेगा डीनेचरेशन, दूसरा क्या मिलेगा? रीनेचरेशन, और तीसरा टर्म क्या मिलेगा? मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए। 3 टर्म मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? डीनेचरेशन, रीनेचरेशन और मेल्टिंग ऑफ डीएनए आपको मिलेगा इस टॉपिक में। मेल्टिंग ऑफ डीएनए, तो मेल्टिंग ऑफ डीएनए क्या क्या मिला? डीनेचरेशन, रीनेचरेशन और मेल्टिंग ऑफ डीएनए। मेरी बात सुनिए, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाइए या मीडियम अल्कलाइन रख लीजिए, दोनों हाल में टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। और दूसरा, यदि आपने अल्कलाइन मीडियम डाल दिया, डीएनए एसिडिक होता है, तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे और ये दोनों स्टैंड अलग हो जाता है। इसको कहते हैं डीनेचरेशन। डीएनए ने अपना प्रॉपर्टी लॉस कर दिया, इसलिए इसका नेचर बदल गया, तो डीनेचुरेशन, इसको क्या बोले? डीनेचरेशन। अब क्या कीजिए, आप टेम्परेचर को थोड़ा कम कीजिए, तो ये दोनों स्टैंड हैं तो कंप्लीमेंट्री, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, अब कैसा बन गया? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। है तो कंप्लीमेंट्री, टेम्परेचर के वजह से अलग हुए हैं। हाँ, अभी ये बहुत ज्यादा अलग नहीं हुआ, मतलब ये इनका ग्लाइकोसिडिक और फॉस्फेट बॉन्ड नहीं टूटा, उतना गर्म नहीं किए हैं, थोड़ा कम गर्म किए हैं। अब क्या कीजिए, टेम्परेचर को जैसी कूल कीजिएगा, हैं तो ये दोनों कंप्लीमेंट्री, तो कंप्लीमेंट्री होंगे तो ये फिर से चिपक के क्या बना देंगे? डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीनेचरेशन। मतलब रीनेचरेशन का मतलब अपनी प्रॉपर्टी को फिर से गेन कर लिया डीएनए, इसको बोलते हैं रीनेचरेशन। समझ में आया? तो एक होता है डीनेचरेशन और दूसरा होता है रीनेचरेशन। समझ में आया? डीनेचरेशन का मतलब डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है उसके दोनों स्टैंड का सेपरेट हो जाना ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे किए? या तो अल्कलाइन मीडियम डाल दिए, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ा दिए। दूसरा, टेम्परेचर को कम किए या थोड़ा एसिडिक मीडियम डाल दीजिए, तो दोनों स्टैंड क्या हो जाते हैं? पास पास आके चिपक जाते हैं और डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं रीनेचरेशन। अब कहोगे ये मेल्टिंग ऑफ टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर, इसका मतलब लोग नहीं समझ पाते, मेल्टिंग का मतलब नहीं समझ पाते। ध्यान से सुनो, ये डीएनए का डबल हेलिक्स है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया मगर उतना नहीं बढ़ाया जिससे ये दोनों स्टैंड अलग हो, इसका मात्र 50% अलग हुआ। कितना परसेंट अलग हुआ? डीएनए का मात्र 50%। मान लेते हैं ये हिस्सा 50% ऑफ डीएनए है और ये जिस टेम्परेचर पर अलग हुआ, मान लेते हैं ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री मान लेते हैं, तो 50 डिग्री है, तो जितना परसेंट पर 50 डिग्री, जितना डीएनए, जितना मतलब 50% डीएनए जिस टेम्परेचर पर अलग होता है वही टेम्परेचर इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कहलाता है। तो कहोगे कि सर और टेम्परेचर बढ़ाते तो, और टेम्परेचर बढ़ा देते तो ये दोनों स्टैंड अलग हो जाता,
100% अलग हो जाता है। और इसको कहते डीनेचरेशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? डीनेचरेशन। मान लेते हैं ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री पर दोनों स्टैंड अलग हो गया, तो इसको बोलोगे डीनेचरेशन टेम्परेचर। और 50% जितना अलग हुआ, जितना टेम्परेचर पर 50% अलग हुआ, उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? मेल्टिंग टेम्परेचर। एक बात समझो, ये जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के। किसके? हाइड्रोजन बॉन्ड के। और यदि हम बात करें AT रिच डीएनए और GC रिच, बताओ किसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है GC रिच वाले का ज्यादा होगा। क्यों? इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें ज्यादा बॉन्ड होगा और इसमें कम बॉन्ड होगा। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि GC रीच का मेल्टिंग टेम्परेचर हमेशा AT रीच वाले डीएनए से ज्यादा होता है। आ रहा है? मतलब प्रोकैरियोट वाले डीएनए का जो टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर, वो ज्यादा होगा किससे? यूकैरियोटिक वाले से ज्यादा होगा। अब हम तुमको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखो। बताना है कि कौन से डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा। ध्यान से सुनना, आपको बताना है ए की बी। जैसे मान लो AT GC AT GC, ठीक है? AT GC या ये AT कर लेते हैं और यहां लिख लेते हैं, ये पहला स्टैंड है, पहला। ये दूसरा AT GC, यहां AT GC और यहां AT, यहां AT। बताओ किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है? तो बच्चा देखेगा कि सर यहां दो गो GC है और यहां एक गो GC है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा। नहीं होगा। क्यों? आपको सबसे बढ़िया तरीका है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट कीजिए। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है बताइए? A और T के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2। यहां भी बोलिए, यहां 3, यहां 2, यहां 2, यहां 2। कितने हो गए? 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। कितना हो गया? 11 बॉन्ड। यहां बोलिए 2 3 3 2, कितना हो गया? 3 3 6 2 8, 8 2 10। तो यहां 10 है ना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि यहां कितने बॉन्ड है? 11। इसलिए इस वाले का मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा और इसका कम होगा। तो याद रखिएगा, धोखा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, आ गया समझ में? जनरली GC का ज्यादा होता है AT से, मगर दोनों की संख्या यदि बराबर हो तब। ठीक है, GC ज्यादा हो तब। मगर यदि बॉन्ड की संख्या ज्यादा है तो आप बॉन्ड काउंट करेंगे। ठीक है, तब आप जाके बता पाएंगे कि किसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है। आ रहा है समझ में? अब हम सीखते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ DNA। काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ DNA, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनो। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ DNA, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ DNA, ध्यान से सुनना। कल हमने बताया था, ये मान लेते हैं एडिनिन है, ये शुगर है और ये फॉस्फेट है। ये शुगर है, ये ग्वानिन है और ये क्या है? फॉस्फेट है। ये कौन सा बॉन्ड है जी? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये कौन सा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, ये थाइमीन है, ये क्या है? शुगर है, ये क्या है? फॉस्फेट है। ये क्या है? साइटोसिन है, ये क्या है? शुगर है और ये क्या है? फॉस्फेट है क्या? देखिए, इसको हमने इससे जोड़ दिया, इसको हमने इससे जोड़ दिया। बताइए, इसका 3' वाला इंड फ्री है, कौन सा? इसका कौन सा इंड फ्री है? 5'। ये 5'। नीचे वाला कौन सा? 3' फ्री। इसका बोलिए, नीचे वाला 3', ऊपर वाला 5' फ्री। तो क्या दोनों स्टैंड अपोजिट है? बिल्कुल। एक 5 से 3 और एक 3 से 5। समझ में आ गया? दोनों एंटी पैरेलल हैं। यहां बोलिए, ये डबल बॉन्ड से और ये ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है। ये सारा बात हो चुका था। ये फॉस्फेट से लेके इस फॉस्फेट के बीच की दूरी कितनी है? 20 एंगस्ट्रम। याद रखिएगा, आपके NCERT में नैनोमीटर में दिया है। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर 0.1 नैनोमीटर होता है। रट्टा मार लीजिए, 1 एंगस्ट्रम बराबर 0.1 नैनोमीटर होता है। तो बताइए, 20 एंगस्ट्रम बराबर 2 नैनोमीटर। रट लीजिएगा, आपके NCERT में यही दिया है, 2 नैनोमीटर। तो डायमीटर DNA का क्या होता है? फॉस्फेट टू फॉस्फेट कितना होता है? 2 नैनोमीटर। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए।
या एक बैकबोन से लेकर दूसरे बैकबोन तक फॉस्फेट। ये दोनों को मिला के क्या बोला गया था? ये दोनों को मिला के क्या बोला गया था? बैकबोन बोले थे। इस दोनों को मिला के हमने बैकबोन बोला था, याद आया? और इसी को कैसे दिखा दिया था? लकीर की तरह। इसको भी क्या बना दिया था? बैकबोन। क्या बना दिया था? बैकबोन। और इसको कैसे बना दिया था? लकीर की तरह। ठीक है, लकीर की तरह। क्लियर हुआ? अब मेरी बात सुनो, ये डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड और ये डीएनए का दूसरा न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे पर 36 डिग्री के एंगल पर होते हैं। मतलब समझो, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड एकदम एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता, थोड़ा सा घुमा हुआ होता है। थोड़ा सा घुमा हुआ होता है। कितने डिग्री पर घुमा होता है? 36 डिग्री। 36 डिग्री पर घुमा होता है। और हर एक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के 36 डिग्री पर घुमा है। तो बताओ, यदि एक घुमा 36, दूसरा भी घुमा 36, तीसरा भी घुमा 36, तो कितना घूमे कि 360 हो जाए? 10 घूमेगा। इसका मतलब एक हेलिक्स में, डीएनए के एक हेलिक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड आते हैं? 10। कितने आते हैं? 10। जैसे यहां समझो, ध्यान से समझो, यह 36 डिग्री होता है। यह समझ में आ गया? सब बता रहे, घबराओ मत। और ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड के बीच जो दूरी होता है, यह होता है बेटा 3.4 एंगस्ट्रम। नैनोमीटर में जल्दी बोलो, 0.34 एंगस्ट्रम। मतलब समझो, एक तो ये न्यूक्लियोटाइड और ये एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रम या 0.34 नैनोमीटर। और एंगल पर भी घुमा हुआ है। ये घुमा हुआ भी है और इनके बीच अच्छी खासी दूरी है। ये सीढ़ी वाला बात है बेटे, दो सीढ़ी के बीच दूरी, तो वो हो गया कितना? 3.4 एंगस्ट्रम या 0.34 नैनोमीटर। और ये एक सीढ़ी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, थोड़े घूमे हुए हैं। कितने पर घूमे हुए हैं? कितने पर घूमे हुए हैं? 36 डिग्री पर। हम दिखाते हैं कैसे, हम सब दिखाते हैं। ध्यान से देखो, हम सब दिखा रहे हैं। यहां देखो, हमने क्या किया था, याद है? कल के क्लास में, कल के क्लास में हमने किया क्या था? दो डीएनए को पकड़ा था, दो डीएनए को, शुगर और फॉस्फेट को मिला के हमने बैकबोन बना दिया था, याद है? ये वाला बैकबोन और ये वाला बैकबोन। ध्यान से देखो, ये बैकबोन, ये बैकबोन, इसमें शुगर फॉस्फेट। अब इन दोनों को क्या करते हैं? इधर क्या है बोलो? इधर एडिनिन है, इधर ग्वानिन दिखाए, इधर थाइमिन दिखाए, इधर क्या दिखाए? साइटोसिन दिखाए। और इनमें बॉन्ड दिखाए डबल, और यहाँ क्या? ट्रिपल। अब क्या करते हैं? ध्यान से देखना, इसी को दिखा रहे हैं, इसी को। अब कहोगी लकीर में क्या है? इसका शुगर और इसका फॉस्फेट। ई लकीर में क्या है? इसका शुगर और इसका फॉस्फेट। अब क्या किए? ध्यान से, ध्यान से। अब क्या किए? इनको पकड़ के ऐंठ दिए, ऐंठ दिए, तो ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे आ गया। इसी को तो आप डीएनए बोलते हो। अब मेरी बात सुनो, डीएनए में ये देखो, ये हाफ टर्न है। ये कितना टर्न है बेटा? हाफ। जैसे मान लो एक सर्किल है, तो इसका ये हाफ टर्न है। फुल टर्न कब कहोगे? इसको हाफ टर्न बोलोगे। फुल टर्न कब बोलोगे? जब ये फिर घूम के यहीं आ जाए तो फुल टर्न, यहां से यहां जाए तो हाफ टर्न, और यहां से यहां आए तो फुल टर्न। उसी तरह देखो, ये डीएनए का हुआ हाफ टर्न, हुआ डीएनए का ये हाफ टर्न, ये यहां से यहां हाफ टर्न, और जब ये यहां से यहां आया तो इसका फुल टर्न कंप्लीट हुआ। हुआ तो ये यहां से शुरू हुआ और यहां जब खत्म हुआ तो इसको कहते हैं फुल टर्न। और जो एक फुल टर्न होता है, इसी को पिच भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? पिच ऑफ डीएनए। क्या कहते हैं? पिच, पिच ऑफ डीएनए, या इसी को पिच बोला जाता है, या बहुत सारे नाम से भी बोला जाता है बेटा। पिच या हेलिक्स लेंथ भी कहा जाता है, या वन टर्न ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। इसी को हेलिक्स ऑफ डीएनए भी, हेलिक्स लेंथ भी कहा जाता है, हेलिक्स लेंथ भी कहा जाता है, या वन टर्न ऑफ, या वन टर्न, या क्वाइल, वन क्वाइल ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। वन टर्न ऑफ क्वाइल, वन टर्न ऑफ डीएनए। अब मेरी बात सुनो, इनमें कै गो नाइट्रोजिनस बेस आते हैं? तो इसमें 10 नाइट्रोजिनस बेस ऐसे आएंगे। कै गो आते हैं बेटा? 10। और क्या सब एक दूसरे पर पैरेलल है? नहीं 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 नहीं, सब 36 डिग्री पर घुमा हुआ है। तो बताओ, यहां से यहां से शुरू किए, हर एक 36 पर घुमा, तो यहां पर आते हुए फिर से 360 हो जाएगा, मतलब फिर से सेम प्लेन में आ जाएगा। मतलब देखो ना, ये 36 36 36 36 36, जो 10वां होगा और जो पहला होगा वो एक ही प्लेन में होगा। जो 10वां होगा और पहला होगा एक ही प्लेन में होगा, होगा कि नहीं? तो ऐसे ऐसे 10 क्या आते हैं? नाइट्रोजिनस बेस। तो हम बोलेंगे कि वन पिच ऑफ डीएनए में कितने आते हैं? 10 नाइट्रोजिनस बेस।
याद रखना नाइट्रोजिनस बेस। यदि न्यूक्लियोटाइड पूछेगा तो 20 न्यूक्लियोटाइड आएंगे, 20 न्यूक्लियोटाइड, या अच्छा कहो 20 नाइट्रोजिनस बेस आएंगे। क्यों भाई? हम बोल रहे हैं 10 नाइट्रोजिनस बेस पेयर। कितने बेस पेयर आ रहे हैं? 10 नाइट्रोजिनस बेस पेयर, मतलब 10 इधर और 10 इधर, मतलब 10 इधर एक साइड और 10 इधर, तो टोटल कितने हो गए नाइट्रोजिनस बेस? 20। अब पेयर में बोलेंगे तो 10 नाइट्रोजिनस बेस पेयर। समझ में आया? और एक नाइट्रोजिनस बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है? एक नाइट्रोजिनस बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है? जल्दी बता दो। एक नाइट्रोजिनस बेस पेयर के बीच की दूरी, ये वाली दूरी कितनी है? अभी बताए थे, कितना है? 0.34 या 3.4 नैनोमीटर, 3.4 एंगस्ट्रम। तो बताओ पूरा पिच का लंबाई कितना हो जाएगा? पिच का लेंथ, तो लेंथ ऑफ पिच, लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालते हैं? लेंथ निकालने का तरीका होता है, लेंथ का निकालने का तरीका होता है, दो के बीच दूरी कितना है? 3.4। तो हम बोलेंगे नाइट्रोजिनस बेस या बेस पेयर कहो, बेस पेयर इंटू 3.4, जो आएगा वो किस में? एंगस्ट्रम में। जैसे यहां बोलो कितने बेस हैं? यहां से यहां तक कितने बेस हैं? नाइट्रोजनस बेस पेयर कितने हैं? 10। तो 10 गुना 3.4 एंगस्ट्रम, मतलब कितना आ गया? 34 एंगस्ट्रम। तो डायरेक्ट पूछेगा कि जो एक पिच का जो दूरी होता है वो कितना होता है? 34 एंगस्ट्रम, 34 एंगस्ट्रम। तो फिर से सुनो, डायमीटर कितना हुआ डीएनए का? ये जो डायमीटर हुआ वो कितना हुआ? 20 एंगस्ट्रम। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी हुई? 3.4 एंगस्ट्रम। हम एंगस्ट्रम में, तुम नैनोमीटर में, ठीक ना? अब बताओ एक पिच में कितने नाइट्रोजिनस बेस पेयर? 10 नाइट्रोजिनस बेस पेयर। तो लेंथ कितना हो गया पिच का लेंथ? बेस पेयर गुना 3.4, तो 10 गुना 3.4 कितना एंगस्ट्रम? 34 एंगस्ट्रम। कितना एंगस्ट्रम बेटा? 34 एंगस्ट्रम। क्लियर है? 34 एंगस्ट्रम। क्लियर? अब मेरी बात सुनो, जब डीएनए, एक्चुअली में डीएनए जो होता है ना बेटा, डीएनए, ध्यान से सुनना, 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड का काम है, इसके बाद तुमको बहुत गर्मी लग रहा है, अब अगले दिन ही ये पढ़ा पाएंगे, ठीक है? कहाँ रख दिए? 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड, यहां पे ध्यान से सुनो। एक्चुअली में डीएनए, ये जो डीएनए है, ध्यान से देखना, ये डीएनए को ऐसे समझो कि डीएनए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब क्या होता है, डीएनए एक समझ लो कि ये एक लाठी है। क्या है? लाठी। ये एक क्या है बेटा? एक्सिस है। इसको आप एक्सिस मानो। इसी डीएनए पर, इसी पर ये डीएनए ऐसे लपेटा जाता है, ऐसे लपेटा जाता है, ऐसे लपेटा जाता है बेटा। ये तो फोटो नहीं बना बढ़िया, 1 सेकेंड। एक एक्सिस के लॉन्ग डीएनए लपेटा रहता है, एक एक्सिस के लॉन्ग डीएनए लपेटा रहता है। बना देते, घबराओ मत। ये देखो, फिर वैसा ही बन गया। 1 सेकेंड। ये एक्सिस है और ये डीएनए को देखो, ऐसा। समझ में आ गया? एक एक्सिस की ओर डीएनए लपेटा जाता है। ये एक्सिस है जिस पर डीएनए लपेटाया हुआ है। ये क्या है बेटा? पिच। यहां से यहां तक क्या बोलोगे? पिच। अब देखो, कहीं कहीं पर तुम देखोगे कि ये एक्सिस के बहुत नजदीक है। इसका जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है, ध्यान से देखना, सब समझ में आ जाएगा। इसका जो ये पिच है, ये जहां पर एक दूसरे को टच कर रहा है, ये एक्सिस के बहुत करीब है, एक्सिस के बहुत करीब है। जहां करीब होता है उसको माइनर एक्सिस कहते हैं। माइनर एक्सिस, माइनर ग्रुव क्या बोलते हैं? माइनर ग्रुव। और कहीं कहीं पर तुम देखो ये मेन एक्सिस से बहुत दूर चला गया है, तो इसको कहते हैं मेजर ग्रुव। क्या बोलते हैं? मेजर ग्रुव। समझ में आया? फिर से सुनो, एक्चुअली में डीएनए एक मेन एक्सिस की ओर लपेटा रहता है, ठीक है? तो जहां पर ये मेन एक्सिस के क्लोज होता है, मेन एक्सिस के क्लोज होता है, उसको कहते हैं माइनर ग्रुप। और जहां मेन एक्सिस से दूर होता है बेटा, उसको मेजर ग्रुप कहते हैं। मेजर ग्रुप ही वो साइट होता है जहां पर हिस्टोन आके चिपकता है।
क्या क्या चिपकता है? हिस्टोन। और हिस्टोन आगे चल के पढ़ेंगे इसके पैकिंग में मदद करता है। किसमें मदद करता है बेटा? इसके पैकिंग में मदद करता है, डीएनए के पैकिंग। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो डीएनए में समझ में आ गया, डीएनए में सारी बातें समझ में आ गई। अच्छा, जो डीएनए कितने टाइप के होते हैं ये भी अगले क्लास में हम बता देंगे। डीएनए 5 टाइप के होते हैं, अभी तक 5 टाइप के डीएनए खोजे गए हैं। ठीक है, ये सब जो हम अभी बात कर रहे हैं वो बी डीएनए की बात कर रहे हैं। सबसे कॉमन डीएनए कौन है? बी डीएनए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। एक क्वेश्चन है, जैसे यहां देखो, एक क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारा आइडिया लगेगा। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन आज का। यहां देखो, क्वेश्चन है कि इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए 200 बेस पेयर आर प्रेजेंट, 2000 बेस पेयर आर प्रेजेंट। कितने बेस पेयर मौजूद है बेटा? 200 बेस पेयर। 2000 बेस पेयर मौजूद है। कितने बेस पेयर मौजूद है? 2000 बेस पेयर मौजूद है। ठीक है, 2000 बेस पेयर आर प्रेजेंट। फाइंड आउट नंबर ऑफ पहला क्या क्या बोल रहा है? नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा, बेस पेयर दे के नाइट्रोजिनस बेस, इसका दुगुना कर देंगे और कुछ नहीं। बेस पेयर दे के क्या पूछ रहा है बताओ? बेस पेयर दे के नाइट्रोजिनस बेस पूछेगा, क्या करेंगे? उसको बस दुगुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है। एक सेकंड बेटा, अब देखो नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा सवाल क्या पूछा? दूसरा सवाल पूछ रहा है एडिनिन प्लस ग्वानिन। तीसरा सवाल पूछ रहा है साइटोसिन प्लस थाइमिन। चौथा सवाल पूछ रहा है आपसे, हाँ, न्यूक्लियोटाइड। क्या पूछ रहा है बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे? पांचवा आपसे पूछ रहा है फॉस्फेट कितने होंगे? छठा सवाल पूछ रहा है पेंटोज शुगर कितने होंगे या राइबोज शुगर कितने होंगे? ठीक है, सातवां सवाल डीऑक्सीराइबोज शुगर कितने होंगे? डीऑक्सीराइबोज शुगर कितने होंगे? यह पूछा जा रहा है। आठवां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हाँ, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे? एट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे? नौवां सवाल डाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे? डाइस्टर बॉन्ड। और दसवां सवाल लेंथ कितना होगा? लेंथ ऑफ डीएनए क्या होगा? ये सारे सवालों का जवाब हमको चाहिए 5 मिनट के अंदर। क्या बोलता है? इन ए डीएनए 2000 बेस पेयर आर प्रेजेंट। कितने बेस पेयर मौजूद हैं? 2000। तो फाइंड आउट नाइट्रोजिनस बेस कितना हो जाएगा? इसका दुगुना। बेस पेयर है ना, तो ये तो डबल हो जाएगा नाइट्रोजिनस बेस, मतलब ये हो गया 4000 हो गया। अब 4000 डीएनए में जितना प्यूरिन होता है उतना ही पैरामिडिन होता है, तो 4000 के टुकड़े टुकड़े कर लो। प्यूरिन टोटल कितने हो गए? 2000, और ये कितने हो गए? 2000। टोटल 4000 हो गए ना, जितना प्यूरिन उतना पैरामिडिन। न्यूक्लियोटाइड कितने हुए? तो जितने नाइट्रोजिनस बेस उतने ही न्यूक्लियोटाइड। कहोगे क्यों? शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट, तो ये इसी को तो न्यूक्लियोटाइड बोलते हो। तो जितना नाइट्रोजिनस बेस उतना ही न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड भी कितना हो गया? 4000। फॉस्फेट भी एक, जितना नाइट्रोजिनस बेस उतना फॉस्फेट, तो फॉस्फेट भी कितना हो गया? 4000। राइबोज शुगर 0, ये डीएनए है बेटा, डीएनए है। डीऑक्सीराइबोज शुगर, जितना नाइट्रोजिनस बेस उतना ही डीऑक्सीराइबोज शुगर 4000। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी 4000। ठीक है, अच्छा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हम कल के क्लास में बताए थे N-2, तो 4000 -2 तो 3998। सही है। लेंथ कैसे निकालेंगे? 3.4 इंटू नाइट्रोजिनस बेस पेयर कितने हैं? 2000। बेस पेयर से गुना करना है, ना कि नाइट्रोजिनस बेस से। बेस पेयर से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 64। एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, कितना हो गया? 6400 एंगस्ट्रम। आ गया समझ में? 6400 एंगस्ट्रम। अब कल के क्लास में मिलेंगे तो आगे बातें करेंगे। थैंक यू।